नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। हुर्रियत के चूल्हे हिला देने वाले हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद आज एनआईए फुल एक्शन में थी। अलगाववादियों के बही खातों की तलाशी का महाअभियान शुरू हो चुका है। उन मददगारों की गर्दन दबोचने की कोशिश हो रही है जिनके जरिए हवाला रूट से हुर्रियत को करोड़ों रुपए पाकिस्तान भेजता रहा है। यह हमारी खोजी रिपोर्टिंग की जीत है जिसने एनआईए को वो हथियार थमा दिया है जिससे अब हुर्रियत बच नहीं पाएगा। टीवी इतिहास में पहली बार ऑन कैमरा ऐसा कबूलनामा। गिलानी साहब को फंड किया है कितना? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो बस ठीक ठाक किया। 10-20 करोड़ राष्ट्रीय एजुकेशन तो आपसे उसको ये फायदा हुआ। उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव जो चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले नकाबधारी हुर्रियत की डर्टी हकीकत। ये स्कूल चलाना भी हुर्रियत की मूवमेंट का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैसा चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल। जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब कयास क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू दिस। देश के सामने अलगाववादियों का पैसे लो कश्मीर जलाओ प्लान। कहाँ पाकिस्तान से? हमारे पास है, वो भी नहीं चाहते कि हाँ थोड़ा मरे हालात ऐसा में तो आप लोगों को भी वहीं से आएगा। हर एक बात है। कश्मीरियों के सामने पहली बार हुर्रियत का कश्मीर विरोधी चरित्र। मतलब पाकिस्तान पिछले 3 साल से चाह रहा है कि ऐसी चीज को कैसे इतनी बड़ी पावरफुल स्टेशन चलेगी जो अब चलिए बुरान वाली के पार्ट में जो अब चल रही है। हाँ चल रही है। हमारे एक स्टिंग से हुर्रियत का दिमागी संतुलन बिगड़ा। हमने पूछा कि हम इंडिया टुडे से आए हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नईम खान के स्टिंग के बाद हुर्रियत का क्या कहना है, क्या वो कंडेम करते हैं जो बात आ रही है कि 35 स्कूल जलाए गए हैं, पाकिस्तान से पैसे लिए गए हैं, स्टोन पेल्टिंग कराई गई है। उसके बाद भड़के हुए वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम उनका स्टिंग कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि स्टिंग ऑपरेशन हो चुका है, हम सिर्फ रिएक्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन पकड़ा और बैग से फोन निकाल डाला और आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो फोन है उन्होंने छीन के तोड़ दिया। हमने उन्हें कहा ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप बोलते हैं हम सीधा सीधा घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो मौका उन्होंने हमें नहीं दिया। वो तो लगते हैं जर्नलिज्म नहीं है बल्कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, सिर्फ इन्होंने वर्दियां नहीं पहनी है। You were saying you take fund from Pakistan. You saying it's indigenous movement. If you taking fund from Pakistan, how it is indigenous movement? This is indigenous. You take fund from Pakistan. You working for Pakistan. No, my dear brother, I am working for Kashmiris. ये उस स्टिंग के असर का फ्लैशबैक है जिसे हमने ऑपरेशन हुर्रियत नाम दिया था। हमारे खुलासे ने हुर्रियत की इमेज के चीथड़े उड़ा दिए, कश्मीरियों की हिमायत का दावा करने वाले हुर्रियत की बोलती बंद कर दी और देश की जांच एजेंसियों को पहली बार अलगाववादियों पर शिकंजा मजबूत करने का पुख्ता आधार दे दिया। आज सुबह से ही श्रीनगर शहर में करीब 10 जगहों पे एनआईए की जो टीमें हैं वो पहुंची हैं और लगातार रेड्स किए जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इन 10 जगहों में अलगाववादी नेताओं के घर शामिल है और साथ ही साथ कुछ बड़े बिजनेसमैनों के घरों पे भी रेड्स जारी है। इन रेड्स में एनआईए की टीमें लगातार बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स की खोज किए जा रही है। ये हमारे खुलासे का ही असर है कि एनआईए ने हुर्रियत और उसके टेरर फंडिंग की कब्र खोदने के लिए कमर कस ली है। एनआईए ने कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा में एक साथ 23 ठिकानों पर छापे मारे। श्रीनगर में हुर्रियत नेताओं और उनके रिश्तेदारों के घर को खंगाला गया। गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस, बिजनेसमैन जहूर वटाली, मीरवाइज ग्रुप के नेता शाहिदुल इस्लाम के घरों में तलाशी ली गई।
हुर्रियत नेताओं के ठिकानों से एनआईए को 1.5 करोड़ के करीब कैश और बड़ी तादाद में साजिश के सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम इस खास मिशन के लिए श्रीनगर के बाहरी इलाकों में रुकी थी। सुबह 8 बजे एक साथ एनआईए का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद हुर्रियत का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आना तय है। जैसे सुबह हम नींद से उठे 7 बजे तो बहुत सारा फौज देखा, बहुत सारी गाड़ियां देखी। अंदर जाने के लिए हमने सोचा तो अंदर फौज ने छोड़ा नहीं। अभी तक आप भी देख रहे हैं कि रेड अभी तक चल रहा है। बाकी हमारा हमसाया बहुत अच्छा आदमी है, इनका अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और दुख्तरान मिल्लत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानी कि हुर्रियत के साथ ही उसके शुभचिंतकों की भी जड़ें खोदने का महाअभियान शुरू हो चुका है। दिल्ली की तरफ से एनआईए को फ्री हैंड दे दिया गया है। एफआईआर दर्ज हुआ इंडिया टुडे और आज तक के इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को क्वेश्चन भी किया गया था इस मामले में, बिट्टा कराटे जिन पे स्टिंग हुआ भी था। आगे की क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? एटलीस्ट देयर इज वीडियो एविडेंस अगेंस्ट दीज स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, नईम खान, बिट्टा कराटे, जावेद अहमद एलियस गाजी बाबा एज वेल। जस्ट रिलेटेड टू दैट, मैंने पहले ही कहा ना कि एनआईए मामले की जांच कर रही है, जानकारी मिलेगी सब पूजा शाली, क्योंकि हम लोग बहुत हस्तक्षेप नहीं करते इन मामलों में। कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ऑटोनॉमी पर उसको डाइल्यूट करने की हम कोशिश नहीं करते। ये 3 तस्वीरें हैं जो कि टेरर फंडिंग के खिलाफ देशव्यापी छापामार अभियान के सबूत हैं। दिल्ली में 7 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। ग्रेटर कैलाश में ड्राई फ्रूट के एक कारोबारी के बंगले पर एनआईए का धावा पड़ा। आरोप हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का है। दिल्ली में एनआईए की टीम ने इस वक्त छापेमारी की है। जीके 2 का ये घर आप देख सकते हैं, ये एनआईए के अधिकारी हैं जिन्होंने जीके 2 के मकान नंबर 436 में आकर के यहाँ पर तमाम जो सामान है वो रिकवर किए हैं। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कश्मीर में, जिसमें जो अलगाववादी नेता थे उन्होंने कबूल किया था कि किस तरह वो पैसे लेकर के घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इन लोगों के तार दिल्ली के हवाला कारोबारियों से जुड़े हुए हैं। हवाला के जरिए ये पैसा घाटी तक पहुँचता था और इसी खबर के बाद एनआईए की टीम ने कुछ अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की और उसके बाद शनिवार की सुबह दिल्ली में 7 जगहों पर जो एनआईए की टीम है उसने छापेमारी की। आप देख सकते हैं तमाम सीडीज हैं यहाँ पर और डॉक्यूमेंट हैं, लैपटॉप है, वो एनआईए की टीम ने इस वक्त लिया है और उसके बाद इनको अपने शिकंजे में लेकर के जा रही है। दिल्ली में रोहिणी, खारी बावली, बल्ली मारान और चांदनी चौक में भी ताबड़तोड़ छापे मारे गए। हरियाणा के सोनीपत के एक गांव में कोल्ड स्टोरेज का धंधा करने वाले के ठिकाने तक भी एनआईए की टीम पहुंची। हुर्रियत के लिए अब कश्मीरियों की आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन हो गया है। हुर्रियत का खेल खत्म होने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। दिल्ली से पुनीत शर्मा और अरविंद ओझा के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। और खबरदार में अब हम हुर्रियत को मिलने वाली उस मदद का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसका इस्तेमाल कश्मीर को अस्थिर करने में किया जाता है। ये टेरर फंडिंग का वो रूट है जिसकी जड़ में पाकिस्तान और निशाने पर कश्मीर का अमन चैन है। तीन शहर, 23 ठिकाने और 14 टीम के साथ एनआईए की टीम जांच के मैदान में उतरी तो उसके सामने चुनौती थी टेरर फंडिंग के नेटवर्क की एक एक कड़ी जोड़ने की। पहली कोशिश सबूत और दस्तावेज जुटाना था जिससे पूरा खेल आईने की तरह साफ हो जाए। आतंकियों को होने वाली फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम जो है दिल्ली और कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी एनआईए की टीम जो है वो सुबह से ही छापेमारी कर रही है। इस समय एनआईए की टीम आप देख सकते हैं एक दुकान के अंदर मौजूद है। यहाँ पर पूछताछ किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एनआईए ने कुछ अलगाववादी नेताओं से पूछताछ किया था। उसके बाद हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। एनआईए की टीम जो है इस समय छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से आतंकियों को फंडिंग होती है इस मामले में एनआईए की टीम जो है फिलहाल हवाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
आज तक ने हुर्रियत के हाथों तक पहुंचने वाली नापाक मदद का पूरा रूट प्लान निकाला, जिसमें सबसे बड़ा रोल हवाला कारोबारियों का है, जो सोनीपत और दिल्ली जैसे शहरों में अपना बिजनेस जमाए हुए हैं। टेरर फंडिंग के इस नेटवर्क में पैसा पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान से पैसा सऊदी अरब और वहां से बांग्लादेश और श्रीलंका जाता है। अगले स्टेज में पैसा दिल्ली, हरियाणा के कारोबारियों तक आता है और ये कारोबारी आखिरी स्टेज में पैसा हुर्रियत के अलगाववादियों तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान इस सोर्स है इस फंडिंग का, आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? देखिए, ये सब जांच एजेंसी का काम है, जिम्मेदारी है। इनके पास में फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ सोर्स है, इसीलिए तो ये सब रेड मारी जा रही है ना। तो इसमें आ जाएगा, सब सामने आएगा और मुझे विश्वास है कि हमारे देश में कोई भी यंत्रणा गलत काम नहीं करती है बिना आधार के। इतने वर्षों से जो काम नहीं किया है अभी किया है, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ उनके पास में आधार है, साक्ष्य मिले होगी, पुरावे मिले होंगे, उस पर कार्रवाई कर रही है। सीमा पार से कश्मीर में आतंक की आग लगाने का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के पार्ट को लेकर अब कहीं कोई सुबह नहीं रह गया। आज तक के ऑपरेशन में ऑन कैमरा हुर्रियत के नेता ये मान चुके हैं कि हाफिज सईद इस टेरर फंडिंग में शामिल है। हाफिज सईद के कोई टच में है इनमें से? कुछ गिलानी साहब थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा उनके साथ, थोड़ा सा। किनका? हाफिज सईद ने गिलानी साहब को फंड किया है। कितना सर? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो वो ठीक ठाक किया, उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया। राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन तो आपसे, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम। आज के ऑपरेशन में एनआईए को पुख्ता सबूतों का पूरा जखीरा मिला है। 1.5 करोड़ कैश, जायदाद के दस्तावेज, लश्कर और हिजबुल के लेटर हेड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीडी। ये वो तैयारी है जिसके बाद हुर्रियत के लिए खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जांच एजेंसियां हुर्रियत के साख के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए कमर कस चुकी हैं। कश्मीरियों की हिमायत के भेष में छिपे कश्मीर के दुश्मन अब बच नहीं पाएंगे। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार की कामयाबी का बखान करने आज पिच पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह उतरे। राजनाथ सिंह की बात माने तो देश में पूरी तरह से अमन चैन है, आतंकवाद खात्मे पर है और डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह के दावे आज ही बेदम हो गए जब कश्मीर में टेरर अटैक हुआ और सीजफायर उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई। इंडियन मुजाहिदीन के 5 ऑपरेटिव्स को एनआईए स्पेशल कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। हमें आईएसआईएस के खतरे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस संबंध में भी मैं ये कहूंगा कि वहां की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। 20 वर्षों में सबसे कम इंसर्जेंसी की घटनाएं यदि हुई हैं तो इस समय हुई हैं। देश में कुल मिलाजुलाकर सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। ये अपनी पीठ आप थपथपाने की वो अदा है जो आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बखूबी दिखाई। सरकार के 3 साल की कामयाबी पर राजनाथ सिंह कामयाबी की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर कैमरे के सामने उतरे। राजनाथ सिंह के कुछ दावों को सुनकर आपको आतंकवाद के दिन लग जाने की उम्मीद हो सकती है। राजनाथ सिंह के कुछ दावे यूं हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ में 45% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 3 सालों में सेना ने 368 आतंकियों को मार गिराने का रिकॉर्ड कायम किया है। यूपीए के शासनकाल के दौरान 2011 से 2014 के बीच सिर्फ 239 आतंकी मारे गए थे। देश में मुसलमानों की बड़ी आबादी के बावजूद आईएस पैर फैलाने में नाकाम रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने 90 आईएसआईएस समर्थकों को गिरफ्तार कर आईएस की जमीन नहीं बनने दी, जो मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। सितंबर 2016 में आर्मी के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई है। राजनाथ सिंह ने धारा प्रवाह सरकार की कामयाबियां गिनाई।
लेकिन जब वो देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिला रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में आतंकी कहर बरपा रहे थे। शहीदों की सूची में राजनाथ के दावों के बीच 2 जवानों के नाम और जुड़ गए। आतंकियों ने आर्मी के काफिले पर हमला कर दिखा दिया कि उनके हौसले कितने पस्त हुए हैं। ये हमला काजीगुंड इलाके के लोअर मुंडा पोस्ट पर हुआ, जो श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर है। आतंकी हमले में 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ने आर्मी काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली है। कहाँ पे फायरिंग हुई, आपने सुनी फायरिंग? हाँ, यहाँ पे ही हुई है, हमारे ये पास में ही, काजीगुंड में ही। और कितनी फायरिंग हुई? अब सुनने में आया कि 5-6 आदमी थे, वो लोग फौजियों की जो कानवाई जा रही थी उसको रोका, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की है। देखते हैं क्या हुआ है। अब फौजी उनको ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है उनको, अभी पकड़ते हैं। हेलीकॉप्टर भी आ गए हैं। सर है, जब हम दुकान चाय बनाता है उस टाइम ऊपर से पेट्रोल पंप के नीचे जो दुकान है उधर से फायर आया था, फायर की आवाज़ आया था। लगभग 20-25 गोलियों की आवाज़ आ गई। राजनाथ सिंह से ये पूछा जाना चाहिए कि किस बुनियाद पर वो देश के सुरक्षित होने का दावा कर रहे हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि आंकड़ों की बाजीगरी से आतंकवाद खत्म नहीं होते। ग्राउंड जीरो के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आतंकी हमले हो रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में मोर्टार की आवाज शुक्रवार की रात से ही गूंज रही है। लोग घायल हो रहे हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। रात 1 बजे शुरू है, काफी फायरिंग हाँ काफी फायरिंग। तो क्या कहना चाहोगे फायरिंग के लिए? फायरिंग लोगों को खतरा बहुत है, परेशान है, रुझान है। रात को बहुत फायरिंग चल रही है, रात पूरे लोग जागते रहे। यहाँ रात की फायरिंग चल रही है तो हम लोग भी बहुत घबराए हैं। ये शाहपुर के एरिया है तो उधर से पाकिस्तान वालों ने फायरिंग शुरू की थी, जहाँ से हिंदुस्तान वाले भी अपना जवाब दे रहे हैं। तो जहाँ बहुत खतरा हो चुका है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है और बम विस्फोट भी बहुत ये चल रहे हैं यहाँ। सवाल है कि राजनाथ सिंह किस पैमाने पर हालात अच्छे होने का दावा कर रहे हैं। क्या यह महज सरकार की चेहरा चमकाने की कवायद है, जिसका प्रदर्शन आज राजनाथ सिंह ने किया है? मैं मानता हूं कि कश्मीर के मामले में जब से सरकार आई रोज कोई ना कोई खबर होती है। जो सीमा है उस पर रोज कहीं ना कहीं फायरिंग होती रहती और शहादत होती रहती है। कश्मीर की समस्या विकट हो गई है। इस सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे सुधरेगी, कैसे ठीक होगी? ये जो सारे काम चल रहे हैं इससे कोई रास्ता नहीं बनने वाला। वहाँ की जनता जो है उसे कैसे विश्वास में लिया जाए, सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है। इमेज बिल्डिंग से दहशत को खत्म नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार के सिपहसालारों को यह बात जल्द समझ लेनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। उम्मीद इस बात की कि जो राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री कह रहे हैं उस बात में सच्चाई और जल्द ऐसा माहौल बने। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए लाल बत्ती को तो उतार दिया गया है, मगर रसूखदारों के सर से वीआईपी कल्चर का नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी नशे के चक्कर में 10 करोड़ की मशीन बर्बाद हो गई उस समय जब मंत्री का सुरक्षा गार्ड एमआरआई रूम में पिस्तौल लेकर दाखिल हो गया। एमआरआई मशीन से चिपकी पिस्तौल की तस्वीर देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि एमआरआई मशीन में पिस्तौल का क्या काम? ये पिस्तौल इस मशीन में कैसे चिपकी हुई है? इन सारे सवालों का जवाब है रसूख की बदौलत। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। रसूख की ये पूरी कहानी क्या है उसे सिलसिलेवार समझिए। देखिए, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश सरकार के खादी ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी की है। सत्यदेव पचौरी लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने पहुंचे थे। सत्यदेव पचौरी का एमआरआई होना था। एमआरआई के लिए सत्यदेव पचौरी इस रूम में आए। सत्यदेव पचौरी के साथ उनका सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पहुंचा। सुरक्षाकर्मी के पास यही पिस्तौल थी और पिस्तौल को हाई मैग्नेट पावर की इस मशीन ने अपनी ओर खींच लिया। आनन फानन में मंत्री जी बाहर की ओर भागे, मगर मशीन से पिस्तौल चिपकने की बदौलत 10 करोड़ की ये मशीन बर्बाद हो गई। सब वहाँ पर हमारे यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट लेके, मोबाइल भी, पेन भी नहीं अलाउ होता अंदर जाने के लिए। वो चीजें थी। कैसे क्या हुआ, कैसे वो अंदर दरवाजे के पास अंदर पहुंचा, जिससे उसकी गन छीन के चपक ली जाके उस मशीन में। मशीन खराब हो गई तो एमआरआई कराने आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सही नहीं, मुझे बता रहे कि 10-15 दिन पहले नहीं ठीक होने वाली है। अच्छा, तो आप लोग अब क्या करेंगे? अब क्या करें, अब कोई परेशानी है। पता चला भी है कि कब लेके आए तो बता रहे हैं कल MRI खराब हो गया, कम से कम 3 सप्ताह लगेगा। न्यूज़ में निकला है कि मतलब 2 सप्ताह, लेकिन बता रहे हैं ये मान के चलिए 3 सप्ताह से पहले इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। सवाल यह है कि MRI रूम के बाहर जब ऐसे बोर्ड और पोस्टर लगे रहते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि क्या क्या सामान MRI रूम में लेकर नहीं जाया जा सकता, तो फिर सुरक्षा गार्ड पिस्तौल लेकर अंदर कैसे आया? आपको बता दें कि MRI मशीन का इस्तेमाल रीढ़ से जुड़ी बीमारी का पता लगाने, पीठ के निचले हिस्से की बीमारी को तलाशने के लिए होता है और मशीन के खराब होने की बदौलत मरीज परेशान है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षाकर्मी ने अगर नियम का पालन किया होता तो मशीन ठीक होती और मरीजों को दिक्कतें ना हो रही होती। कुमार अभिषेक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब हम बात करेंगे योगी के मिशन की और उत्तर प्रदेश की धर्म नगरियों में योगी आदित्यनाथ के दौरों की। काशी, अयोध्या, संगम नगरी, योगी लगातार अपने राज्य की तीर्थ नगरियों में जा रहे हैं और मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। अब सवाल यह है कि कहीं इसके कोई खास मायने तो नहीं? इलाहाबाद के संगम से अयोध्या के सरयू तक, मां विंध्यवासिनी के दर से बाबा विश्वनाथ की चौखट तक, यूपी के योगी की धर्म यात्रा। धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा या सियासी यात्रा, राम मंदिर और हिंदुत्व का हथियार या फिर विकास, मिशन 2019 या फिर कुछ और? सवाल ऐसे एक नहीं कई हैं, हम जवाब ढूंढेंगे जरूर, लेकिन पहले देखिए योगी आदित्यनाथ की सरयू से लेकर संगम तक और काशी विश्वनाथ से लेकर मां विंध्यवासिनी तक की यात्रा। शख्स एक, पहचान अनेक। योगी एक योगी भी हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी। योगी बीजेपी के नेता भी हैं और लगता है अब 2019 में मोदी की जीत का रास्ता तय करने की भी ठान ली है। शायद यही वजह है कि लगातार धर्म यात्रा कर रहे हैं। मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हनुमान की आराधना कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बड़े हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ हनुमान जी के दर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ ने आरती की और इस वक्त हनुमान जी के जयकारे के साथ यहाँ पे सब महंतों के साथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं इस हनुमान जी के बड़े ही ज़्यादा महत्व है। ये पातालपुरी से हनुमान जी प्रकट हुए हैं और इनके साथ राम और लक्ष्मण भी मौजूद हैं इनके साथ। संगम नगरी प्रयाग से पहले यूपी के सीएम ने विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर पर मत्था टेका। पिछले 10 दिनों में यूपी के मुखिया ने सूबे की 3 अहम धर्म नगरियों का दौरा किया है और 6 मंदिरों में माथा टेक चुके हैं। इतना ही नहीं, 2-2 नदियों के तट पर वो आरती भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे संगम
की पूजा करते हुए एक तरह से पूरा जो वातावरण है वो एक तरह से गुंजात्मक हो चला है, जहाँ पे ओम के उच्चारणों के बीच योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पे संगम में आरती कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तरीके से जो ये दृश्य है शायद ही नजर आया आपको पहले कभी। गोरखपुर को अगर छोड़ दें तो योगी की धर्म यात्रा शुरू हुई भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी से, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के साथ साथ काल भैरव के दर्शन किए। 27 मई को वाराणसी में पूजा पाठ के बाद योगी 21 मई को बतौर सीएम पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या दौरे के 3 दिन बाद योगी विंध्याचल पहुंचे और अब संगम नगरी इलाहाबाद में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बाद योगी का अगला और सबसे अहम पड़ाव था अयोध्या। राम की नगरी में योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए और फिर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद योगी ने सरयू तट पर भी पूजा पाठ किया और आरती की और फिर अयोध्या के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया। लगभग हम लोग इन सभी योजनाओं पर अयोध्या की दृष्टि से लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। काशी और अयोध्या के बाद योगी ने संगम नगरी को अपनी धर्म यात्रा का अगला पड़ाव बनाया। अब सवाल यह है कि धर्म नगरियों के दौरे, मंदिरों में दर्शन और इस धर्म यात्रा के क्या मायने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के मुख्यमंत्री ने अयोध्या, काशी और प्रयाग सर्किट के जरिए मिशन 2019 की शुरुआत कर दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल की बदौलत केंद्र में मोदी की दोबारा ताजपोशी कराने में लग गए हैं। बहरहाल योगी के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, बतौर सीएम भी और बतौर बीजेपी नेता भी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो कहां तक दोनों किस्मों की चुनौतियों पर विजय पाते हैं। मिर्जापुर से सुरेश सिंह और इलाहाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। योगी राम मंदिर की बात भी कर रहे हैं और मंदिर मंदिर घूम भी रहे हैं, तो क्या उन्होंने 2019 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के हथियार को मांझने में लग गए हैं और राम मंदिर को बीजेपी के एजेंडे में शामिल कराने की कोशिश में जुट गए हैं? क्या 2019 से पहले राम मंदिर विवाद का हल निकालने में कामयाब हो पाएंगे? मुमकिन है इस सवाल का जवाब हाँ भी हो और ना भी, लेकिन योगी अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के रास्ते हल निकालने की बात की है, उस दिन से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। हर प्रकार से इस मामले में सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपका सहयोग करेगी। और मुझे लगता है कि संवाद का एक उचित अवसर आया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है। एक के बाद एक यूपी के धर्म नगरियों में योगी की यात्रा के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि साधु संतों से बात करना ताकि राम मंदिर विवाद का कुछ रास्ता निकल सके। लिहाजा अब तो संतों को भी भरोसा हो चला है कि कुछ हल जरूर निकलेगा। हम लोग इसलिए खुश हैं कि योगी जी के अभियान को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि डिटो किया है, मतलब कि माना है। तो जब सब हम लोगों के यह जो आपसी सुलह से राम मंदिर बनने की तैयारी है, तो 100% यह बात सफल होगा और उनका विश्वास है, हमारो विश्वास है आपको कि यह जो काम अवश्य हनुमान जी पूरा करेंगे। राम मंदिर बनेगा और मुझे लगता है राम मंदिर बहुत जल्दी बनेगा। जो बाधाएं वो दूर की जा रही हैं और बिना किसी
जैसे होता है कि आदमी को कोई संघर्ष करना पड़ता है, कोई विवाद होता है, कुछ बिना विवाद के, बिना संघर्ष के योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो उनके नेतृत्व में मंदिर बनेगा और सबके सहमति से बनेगा, भाईचारा कायम करते हुए बनेगा, मंदिर बनेगा। राम की नगरी से लेकर संगम नगरी तक योगी की यात्रा का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि सीएम बनने के बाद उन्होंने बीजेपी के हिंदू एजेंडे को तेज कर दिया है। इतना ही नहीं, वो जिस धर्म नगरी में भी जाते हैं वहां सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर खास निर्देश देते हैं और उस शहर के विकास के लिए ब्लूप्रिंट भी सामने रख देते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि योगी ने मिशन 2019 के लिए हिंदुत्व के हथियार की धार तेज कर दी है? तो क्या ये मान लिया जाए कि योगी इस कोशिश में लग गए हैं कि राम मंदिर एक बार फिर बीजेपी के एजेंडे में जुड़ जाए? अगर ऐसा है तो सबका साथ सबका विकास के वादे का क्या होगा? क्योंकि वो राजनीतिक मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, तो उनका भी दायित्व हो सबको साथ लेकर चलेगा। ऐसा नहीं, आपने अभी कहा कि भगवा झंडा लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवा झंडा लेके चलने की कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वो उस कपड़े को पहने हैं, उनका दायित्व बनता है जाके दर्शन करें, हनुमान जी दर्शन करें। सारे सनातन धर्म के जितने लोग हैं सब दर्शन करते हैं, उसमें कौन सी ताजुब बात है? संत समाज में एक उम्मीद की लहर है। राम मंदिर से लेके कमंडल तक ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रदेश से लेके देश की सियासत बदलेंगे रमता जोगी। योगी तो हमेशा से योगी रहे हैं और अब भी योगी हैं। फर्क इतना है कि अब तो मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब वो अपने एजेंडे पर खुलकर चल भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते, लिहाजा वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद बड़ी खूबसूरती से बिठा भी ले रहे हैं। धर्म नगरी का दौरा भी कर रहे हैं और विकास की बातें भी। इलाहाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। योगी सिर्फ तीर्थ नगरी के मंदिरों में ही नहीं घूम रहे, बल्कि विकास की बातें भी करते हैं। धर्म नगरियों के विकास के लिए योगी ने कई खास ऐलान भी किए हैं। अयोध्या की सूरत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी योजना भी बनाई है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अब बने हैं, लेकिन हिंदुओं के शेर तो वो वर्षों से हैं। पूजा पाठ से पुराना नाता और बजरंग बली से विशेष भक्ति। पहले योगी आदित्यनाथ के अलग अलग धर्म नगरी और मंदिरों तक जाने के अलग मायने हुआ करते थे, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री उन शहरों में दौरे का अलग मतलब है। अब काशी हो या अयोध्या या फिर इलाहाबाद, योगी के दौरे से पहले दनादन काम होता है। गड्ढे भर दिए जाते हैं और सड़कों को चमका दिया जाता है। साफ सफाई भी एकदम पुख्ता, बिजली के इंतजाम भी एकदम बढ़िया और लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। कि यहाँ पे ये बोरियां लगी हुई हैं, डस्टबिन रखे हुए हैं, ये चकड़ प्लेटें जो लोहे की लगाई गई हैं, जो इस समय लगाई गई हैं, काश ये 12 महीने व्यवस्था हो। विकास होगा, धीरे धीरे होगा। अभी तो 2 महीना सरकार बने हुआ तो अभी और समय देने को तैयार है आप? बिल्कुल बिल्कुल, समय देने के लिए तैयार हैं। जी यहाँ व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए। व्यवस्था रहने से आने वाले यात्रियों को सुविधा होती है। काशी से लेकर अयोध्या तक और अयोध्या से लेकर संगम नगरी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भी गए, शहर की सूरत में सुधार और विकास के लिए कुछ न कुछ वादा किया। अयोध्या गए तो शहर के विकास के लिए 350 करोड़ का ब्लूप्रिंट और सड़कों के सुधार के लिए 50 करोड़। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करेंगे या फिर वो वादे सियासी वादे ही साबित होंगे। फिलहाल ये कहना ठीक नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के दूसरे तबके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर पूरे सूबे के विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं। योगी बतौर सीएम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये भी हकीकत है कि कानून व्यवस्था योगी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इलाहाबाद से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।